तो है एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो हैं सेशन के साथ में जुड़ जाए, क्योंकि आप सभी के लिए जो BSTC की कक्षाएं हैं वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो शिक्षण अभिक्षमता यानी कि शिक्षण अभिरुचि के जो हैं आपके समक्ष ये मैं टॉपिक लेकर आया हूँ मेरे स्टूडेंट। तो यहाँ से जो हैं आप सभी को मैंने बोला था कि आपका एक चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा BSTC का जो कोर्स है आपको MCQ के माध्यम से करवाया जाएगा। तो आज जो है आपके टॉप मोस्ट जो 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके शिक्षण क्षमता से आपको पूछे जा सकते हैं, यानी शिक्षण अभिरुचि से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला आपको पूछा है कि कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ होने या कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप जो हैं एक टीचर हैं और टीचर होने के नाते आपको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो कक्षा आरंभ होने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कक्षा को सबसे पहले आरंभ करने के लिए, और एक है कि कौन सा नहीं होता। तो आपसे बोला है कि सबसे कम उपयुक्त है, हालांकि उपयुक्त तो होगा लेकिन इनमें से कम होगा। तो झंडे का अभिवादन आप दे सकते हो, है ना। दिनचर्या की रूपरेखा आप बना सकते हो, संक्षिप्त और शैक्षिक प्रतियोगिता आप करवा सकते हो। लेकिन गृह कार्य अगर आपने आरंभ होते ही आपने अगर गृह कार्य दे दिया तो भाई गृह कार्य तो है जो आप कक्षा के बाद में भी आप स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो ये वाला विकल्प आप यहाँ से मान सकते हैं, है ना। आगे फिर अपन बात करते हैं यहाँ से, ये तो हो गई आपकी सबसे पहली बात। फिर आगे अपन बात करते हैं यहाँ से दूसरी बात अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन में कि आपकी राय में जो शिक्षक का नेतृत्व है वो कैसा होना चाहिए, यानी आपकी राय में एक शिक्षक का नेतृत्व कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक जो है क्या लज्जाशील प्रकृति का होना चाहिए, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। साहसी, भाई साहसी है तो वो अपने स्तर पे होगा, विद्यालय में साहस होने का क्या मतलब है। ऊंचा कद उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा, लेकिन एक नेतृत्व के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहिर्मुखी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब वह सभी छात्रों और अन्य जो स्टाफगण है उनके साथ में घुल मिल के रहे, उनसे खुल के बोले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ें अपनी स्किल को लोगों तक पहुंचानी है और अंतर्मुखी बना रहे। अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए, उसका व्यवहार हमेशा कैसा होना चाहिए, बहिर्मुखी होना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक हैं वो एक प्रकार से समाज की नींव होते हैं, वही आगे जाके क्या करते हैं, बच्चों को जो है आगे अच्छी शिक्षा देके आगे पहुंचाने का काम करते हैं। तो जैसा अनुकरण बच्चे जो हैं शिक्षक से ही सीखते हैं, कि जैसा शिक्षक करेगा वैसा का वैसे बच्चे भी हैं जो उससे अनुकरण करके सीखते हैं। तो हमेशा शिक्षक का व्यवहार बहिर्मुखी होना जरूरी है। आगे फिर है कि समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो भाई हाँ, बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि आप जो है समाज में परिपक्वता लाना चाहते हैं तो आपको सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। आगे फिर है कि एक घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ का मतलब बहुत अच्छा वाला संबंध, है ना। तो वो किस किस के मध्य होता है, स्कूल और समाज के मध्य। स्कूल और समाज के मध्य एक घनिष्ठ संबंध कैसे होता है, तो आप यूँ समझो कि भाई बच्चा है जो समाज से भी जो है सीखता है और स्कूल में भी वो सीखता है ना। यूँ आप बोल सकते हो कि परिवार जो होती है वो एक विद्यार्थी की सबसे पहली विद्यालय होता है, परिवार, है ना। तो परिवार के बाद में समाज ही होता है, और समाज और स्कूल इन दोनों में विद्यार्थी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं। आगे फिर आपको बोला है कि गैर औपचारिक शिक्षा को, है ना, कहाँ पर दिया जाता है ना। यानी कि आपकी एक तो होती है ऑफिशियली और एक होती है अनऑफिशियली। अब ऑफिशियली तो वो शिक्षा होती है जो आपको कॉलेजों में स्कूलों में वगैरह दी जाती है, लेकिन आपको ऐसी शिक्षा जो कहाँ पे मिले, अपने परिवार के अंदर, है ना। तो उसमें कोई भी रूल नहीं होते, कोई रेगुलेशन नहीं होता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनौपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि किस सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना जरूरी है, यानी किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो है नेतृत्व का होना आवश्यक है। तो आप बोलेंगे हाँ, यानी कि आपको अगर सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करना है तो भाई नेतृत्व करना जरूरी होता है। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे, यानी आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक होने के नाते आप जो है अपने बालकों में कैसा जो गुण होगा उसको आप सर्वाधिक पसंद करेंगे। तो भाई
सर्वाधिक पसंद अपन क्या करेंगे कि वो बालक जो अपने साथ में जो भी स्टूडेंट अपने से पढ़ रहे हैं वो कैसे, उन्हें जिज्ञासु होनी चाहिए। जिज्ञासु का मतलब उनमें जानने की इच्छा होनी चाहिए, और जो है वह टॉपिक पे तरह तरह से जो है टीचर से प्रश्न भी उनको पूछने चाहिए, तब जाके जो है एक शिक्षक को लगता है कि भाई वाकई में जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ से ये जरूरी है। आगे फिर अपन बात करते हैं कि आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। क्या एक एवरेज स्टूडेंट को आप पसंद करेंगे, या फिर बिलो एवरेज करेंगे, या अपर एवरेज करेंगे, कैसे स्टूडेंट आपको पसंद आएंगे, या फिर सारे मिक्स में। तो अपन बोलेंगे कि भाई मिक्स योग्यता क्या है ना, यानी जो मिश्रित योग्यता का जो बच्चा होगा वो एक जो है टीचर को काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि एक क्लास के अंदर सारे विद्यार्थी होने चाहिए, आपके औसत भी होने चाहिए। औसत मतलब जिनका IQ लेवल आपके 90 से 110 होता है ना, वो विद्यार्थी किस में गिने जाते हैं, औसत बुद्धि के अंदर गिने जाते हैं। औसत बुद्धि से ऊपर वाले भी होने चाहिए और औसत से आपके कम भी होने चाहिए, तो ताकि सभी को जो है एक साथ पढ़ाया जा सके। आगे फिर अपन बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की जो सर्वाधिक संभावनाएं क्या होती हैं। तो वह ये होती हैं कि वह अपनी जो भी सामग्री है उसको उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, तो वही उसकी क्या होगी, अच्छा अध्यापक के रूप में उसकी सफलता होगी। आगे फिर बात करते हैं कि प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है। तो प्रभावकारी जो अध्यापन होता है वह विद्यार्थियों किसका होता है, आपके स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण, यानी कि आपका जो संप्रेषण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और जिस तथ्य के रिगार्डिंग आप बात करते हो वह तथ्य आपका बिल्कुल जाना चाहिए बच्चों तक, है ना। जिस लक्ष्य से आप कक्षा में आए थे उस लक्ष्य की पूर्ति होना जरूरी है। आगे फिर बढ़ते हैं कि यदि मेरे विद्यालय में अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त विकल्प तो यही देख रहा है ना कि अपनी कक्षा नियमित रूप से, यानी खुद को तो लेनी है, और क्या करना है कि कुछ आपके जो मित्र हैं, भाई सारों को तो अपन समझा नहीं सकते, और सारे अगर समझ जाए तो और भी अच्छा है ना। लेकिन कुछ लोगों को तो अपन अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं, और उनको भी हैं जो नियमित कक्षाओं के लिए एक प्रकार से उनको ला सकते हैं, है ना। आगे फिर अपन बात करते हैं कि लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, है ना, या सहमत हैं, या कितने सहमत हैं, पूर्णत हैं या आंशिक हैं, या फिर असहमत हैं, है ना। तो ये आपको समझना है कि भाई यहाँ से जो है अपन पूर्ण क्या है, सहमत हैं। क्यों, क्योंकि लक्ष्य जिस संप्रेषण, किसी भी संप्रेषण का जो लक्ष्य होगा, है ना, तो अपन जब भी कोई भी संप्रेषण देंगे तो उसका लक्ष्य प्रदान जो होता है, अगर लक्ष्य प्रदान संप्रेषण है तो ही वह संप्रेषण कैसा माना जाएगा, सार्थक माना जाएगा, यानी बिना लक्ष्य के कोई भी संप्रेषण सार्थक नहीं माना जाएगा। आगे फिर अपन बात करते हैं कि यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो भाई यहाँ पे तो ये जो भी विकल्प इन्होंने दिए हैं, पता नहीं कैसे कैसे विकल्प डाले हैं, यहाँ से तो अपन क्या ही कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एक प्रकार से अगर जहाँ तक मेरी राय मानो तो यहाँ से इसका आंसर क्या होना चाहिए कि यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं तो उसे क्या करना चाहिए कि बच्चों को बोलना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई बच्चों को डांट दिया कि भाई ये ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, है ना, या फिर उन पर आपने गुस्सा कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता है ना, तो आपको बेशक उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये बातें मुझे नहीं आती, और जैसे अपन कल मिलेंगे तो ये बात अपन को मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये आपको स्वीकार करना है और उनके समक्ष आपको बोलना है कि भाई जैसे आप फिर कल आओ तो वो बातें उनको बतानी चाहिए, यानी जो भी उसका उत्तर है वो आपको देना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा विकल्प यहाँ से माना जाता है। आगे फिर अपन बात करते हैं कि आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया है, लो भाई, है ना, आपको क्या बनाया गया, सिर्फ गेस्ट बना दिया। अब आपको क्या करना चाहिए कि देरी पे पहुंच के माफ़ी मांगेंगे, ये क्या है, ये कोई बात थोड़ी नहीं। ये या फिर कि देर से पहुंचकर गर्म महसूस करेंगे, तो देर तो पहुंचना ही नहीं है, नेगेटिव उत्तर तो देना ही नहीं है। तो आप और बोला है समय से पहले पहुंचेंगे, भाई पहले भी पहुंच के आप क्या करोगे, है ना। यहाँ पे अगर वहाँ पे सारा जो है
कार्यक्रम की तैयारियां भी नहीं हुई और आप सिर्फ गेस्ट वहाँ पे बैठे हो, फिर आपका ध्यान रखेंगे या वो लोग काम करेंगे, है ना। तो बात ये होनी चाहिए कि भाई समय पे पहुँचेंगे, तो ताकि उनका भी समय वेस्ट ना हो और आपका भी नहीं हो। आगे फिर अपन बात करेंगे कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं, यानी मैं कौन, आप सब, है ना। तो आप सब जो हैं अगर एक अध्यापक हैं और आप जो हैं अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको सतत श्रेणी क्रमचारी को बुला के उसके बाद में आपको जाना चाहिए? तो ये तो कोई बात थोड़ी नहीं हुई। या फिर दर्पण में अपना चेहरा निहारना है, अरे चेहरा निहारने से क्या होगा, है ना। अगर खूबसूरत भी हो और अगर अच्छे से आपके पाठ योजना वगैरह तैयार नहीं है तो फिर आपकी खूबसूरती किस काम की, है ना। आगे फिर बोला है कि आज के पाठ के शिक्षण सहायक सामग्री साथ में लेके जाएंगा, या तो ये तो एक बार के लिए अपन सही मान सकते हैं कि जो भी आपकी सामग्री है वो आपको साथ में लेके जाना है। और सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपने जो कुछ भी आपकी पाठ योजना बनाई थी उसको सबसे पहले आपको व्यवस्थित करना होता है। यानी आप भी जब एक टीचर बनोगे तो आप देखोगे कि आपको रोजाना पाठ योजना बनानी होती है ना। और पाठ योजना बनाने के बाद में जो पूर्व अनुमान के आधार पे, यानी बच्चों ने पहले क्या सीखा है उनके पूर्व ज्ञान के आधार पे आपको नए चैप्टर की शुरुआत करनी होती है ना। तो यहाँ से ये पता रखना है आप लोगों को। आगे फिर बढ़ना है कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, है ना, बिल्कुल आना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है, या फिर सबसे उपयुक्त विकल्प तो क्या है कि समय पर आना जरूरी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। फिर बोला है कि समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, तो ये वाला अपन बोल सकते हैं। क्यों अपन इसको बोल रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है कि विद्यालय में क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो टीचर का अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब उनको देख के सीखते हैं। अगर आप जो हैं एक शिक्षक होने के नाते आप अगर समय पे विद्यालय आओगे तो बच्चे भी समय पे आएंगे, है ना। आप अगर समय पे कक्षा को लोगे, है ना, तो बच्चे भी आपकी कक्षा में टाइम टू टाइम आएंगे। तो ये बातें जो होनी जरूरी है। ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट माना जाएगा। आगे फिर बोला है कि आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक और उद्देश्यहीन है। भाई उद्देश्यहीन कैसे है, क्यों है उद्देश्यहीन, है ना। थ्योरिकल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलता है। तो भाई इससे तो हम असहमत हैं। क्या है, असहमत हैं। यानी कि सैद्धांतिक थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना कि आपको बस थ्योरी रटवाई जा रही है। साइंस के अंदर बाकायदा प्रैक्टिकल भी होते हैं। और उद्देश्य कैसा नहीं होता, उद्देश्य हर एक टॉपिक को पढ़ाने के पीछे जो कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है ना। तो ये यहाँ से आपको पता रखना है। आगे बढ़ के आजकल विद्यार्थी कोचिंग सेंटर जाते हैं, आप जो है कोचिंग सेंटर जाते हो, तो ये अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई जैसे ही मान के चलो कि भाई सारे के सारे कक्षा के लोग ही अगर ट्यूशन जाने लग गए और वह अपने खुद के जो है अध्यापक से पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर इससे क्या होगा कि जो एक अध्यापक होगा वो भी क्या हो जाएगा कि अपने पढ़ाने से हतोत्साहित हो जाएगा कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे तो लड़के आ ही नहीं रहे हैं, और जब इतना पढ़ाने के बाद भी और लड़के जो है कोचिंग जा रहे हैं। तो ये वाला यहाँ से सही माना जाएगा। आगे फिर है कि बालकों के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो फिर सर्वाधिक योगदान तो किसका होगा, आपके योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। क्यों होगा, क्योंकि जैसे शिक्षक होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई आप जो हैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक प्रकार से किसी न किसी शिक्षक के अंडर में तो आप गुजारते ही हैं, तो कम से कम उसके जो हैं गुण आप में देखने को ज़रूर मिलेंगे, है ना। तो आपका अगर टीचर योग्य हैं और वो पूरी तरह से समर्पित हैं, तो आप भी उनसे थोड़ा बहुत देख के सीखोगे ज़रूर कि आप भी अपनी ज़िंदगी में योग्य और समर्पित इंसान बनने की कोशिश करेंगे। आगे फिर है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने, योजना और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है ना। जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्टूडेंट आपका बोला जाता है स्वायत्ता बोला जाता है। यानी उनके अंदर खुद के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि वो जो है कुछ है जो जल्दी याद करे, उसको योजना के रूप में बनाए और उसको प्रबंध करने की कोशिश करे, है ना। तो यहाँ से उसको अपन स्वायत्ता बोलते हैं। तो ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास देख के। अगर क्लास देख के आपको अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मैंने जैसा बोला है
सारे का सारा जो भी आपका सिलेबस है इस चैनल के माध्यम से आपको करवाऊँगा और आपकी BSTC में एक सीट कम से कम आपकी कंफर्म कर दूँगा, है ना। यानी कि आपके 450 प्लस अंक लाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।